तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूपी की मिट्टियाँ, है ना। यूपी में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनको बताने से पहले मुझे आपको कुछ और भी बातें बतानी होंगी, ठीक है, जो मैं आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कम से कम समय में यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जितना भी यूपी जीके कराऊँ ना, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है बार बार। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली हमें 3 प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमारी मिट्टियों का निर्माण होता है। पहला भावर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र और तीसरा है मैदानी क्षेत्र। तो ये भावर क्षेत्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए आप सभी को पता है कि सबसे ऊपर होता है हमारा हिमालय, है ना। हिमालय के 3 पार्ट होते हैं, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। जब नदियां हिमालय से निकलकर इनसे गुजरती हुई आती हैं, जब शिवालिक हिमालय से गुजरती हैं तो इन कंकड़ पत्थरों में खो जाती हैं, कंकड़ पत्थरों से टकराती हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या होता है, नदियाँ इधर उधर बहने लगती हैं, ठीक है, इधर उधर बहने लगती हैं, इन कंकड़ पत्थरों से टकराती हैं तो नदियाँ भावनाओं बह जाती हैं। भावनाओं बहने का मतलब यहाँ पर कौन सा क्षेत्र का निर्माण होता है, भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। ओके, जब नदियाँ इन कंकड़ पत्थरों से टकराती हैं और टकराकर इस यानी कंकड़ पत्थरों की गाद को लेकर आती हैं, गाद को लेकर निकलती हैं, तो यहाँ पर इसकी गाद को फैला देती हैं। तो इस गाद से किस क्षेत्र का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा तराई क्षेत्र का निर्माण होता है ना। इस तराई क्षेत्र के बाद आपको पता है कि नदियाँ ऊपर से इस तरह से निकल कर आती हैं, है ना, इस तरह से निकल कर आती हैं। तो इसके नीचे ही हमारे किस क्षेत्र का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। और मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, नदियों से होता है। आपको पता है कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। लेकिन अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाए कि यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का निर्माण किन नदियों से होता है, तो आपका आंसर होगा गंगा यमुना नदी से। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। आइए अब एक एक से हम भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बात करें भावर क्षेत्र की, तो भावर क्षेत्र क्या होता है, जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, है ना, जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के मध्य होकर ये फंस जाती हैं, उनमें गुम हो जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, उनमें गुम हो जाती हैं, यहीं पर हमारे भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। अब क्योंकि यह कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र में, इस भावर क्षेत्र में कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, ठीक है। कंकड़ पत्थरों वाले क्षेत्र में आप कोई भी फसल उगा सकते हो क्या, नहीं उगा सकते ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा भावर क्षेत्र। आइए अब जानते हैं हमारा तराई क्षेत्र क्या होता है। तराई क्षेत्र को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। मैं आपको जितना भी समझाऊं पहले आप समझ लेना, उसके बाद आप नोट्स बना लेना, ठीक है। देखिए बात करें तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र का अगर आपसे निर्माण पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा जब नदियाँ भावर क्षेत्र से निकलती हैं तो अपने साथ गाद और महीन मिट्टी को ले आती हैं और उसे फैला देती हैं, यानी बिछा देती हैं, ठीक है। इसी से हमारे तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो तराई क्षेत्र होता है ना, इसमें पानी की अधिकता होती है, पानी की अधिकता होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा गन्ना और चावल। तराई क्षेत्र में गन्ना और चावल की फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पानी की अधिकता होती है ना, पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। बीमारियाँ क्यों फैलती हैं, क्योंकि जहाँ पानी की अधिकता होगी वहाँ कीटाणु ज़्यादा पनपेंगे, मच्छरों का विकास ज़्यादा होगा, है ना, मच्छर ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर, तो बीमारियाँ भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस क्षेत्र का अगर आपसे विस्तार पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर से लेकर आपके कुशीनगर तक। देखिए भावर क्षेत्र का निर्माण जो विस्तार है ना, वो अपने उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। अपने उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र का विस्तार है, जो कहाँ से है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। ओके, ये 2 क्षेत्रों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में। देखिए ध्यान से समझना और इसके नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाना, लेकिन पहले उससे इन नोट्स को समझ लो,
तभी आपके माइंड में ये अच्छे से सेट हो पाएंगे। देखिए, बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र का अगर आपसे प्रश्न आंसर पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होगा नदियों से। मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। लेकिन अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए कि यूपी में मैदान का निर्माण किससे होता है, किन नदियों के द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा गंगा यमुना नदियों के द्वारा। यूपी में मैदान का निर्माण होता है वो होता है गंगा यमुना नदियों के द्वारा होता है। ओके, ये जो मैदानी क्षेत्र है ना, ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसी मैदानी क्षेत्र से ही हमारी मिट्टियों का निर्माण होता है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी को ही काप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काप या कछारी मिट्टी। ओके, जलोढ़ मिट्टी है ना, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और ये यूपी में मध्य में पाई जाती है। यूपी में यह मध्य भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ओके, इस जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसलें उगाई जा सकती हैं, तो ध्यान से समझना। इसमें गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि खाद्यान्न फसलें इस जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। सभी की सभी खाद्यान्न फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। ओके, इसके दो भाग देखने को मिलते हैं जलोढ़ मिट्टी के। कौन कौन से? एक तो खादर, दूसरा बांगर। ये खादर मिट्टी क्या खादर भाग क्या होता है, ये बांगर मिट्टी क्या होती है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बता दूँ खादर और बांगर के बारे में। देखिए, खादर जो क्षेत्र होता है ना, खादर मिट्टी वाला क्षेत्र, ये नदी के बिल्कुल समीप वाला क्षेत्र होता है। आपके आसपास किसी गांव में नदी हो तो आप वहाँ जाना, तो आपको जब नदी गहराई में उतरती जाती है ना, गहराई में उतरती जाती है नदी, तो उसके जो समीप वाला क्षेत्र होता है वो होता है खादर क्षेत्र। और जब नदी गहराई में उतरती जाती है तो जो ऊंचा क्षेत्र, उठा हुआ क्षेत्र होता है ना, वो होता है बांगर क्षेत्र। गहराई वाले क्षेत्र में यानी नदी के समीप वाले क्षेत्र में फसलें ज़्यादा उगाई जा सकती हैं और बांगर क्षेत्र में फसलें कम उगाई जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हमें इन खादर और बांगर क्षेत्र को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।